नमस्ते बच्चों। चलिए हम लोग पीएच कैलकुलेशन में 4 केस देख चुके हैं। पहला केस था जिसमें सॉल्यूशन में कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हो या फिर कोई स्ट्रॉन्ग बेस हो, उसके लिए पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखा गया था। फिर देखे थे कोई वीक एसिड या कोई वीक बेस और वो मोनोबेसिक एसिड या मोनो एसिडिक बेस था तब। फिर नेक्स्ट केस देखा गया था कि सॉल्यूशन में कोई पॉलीप्रोटिक वीक एसिड या पॉलीएसिडिक वीक बेस हो तब। और एक केस हम लोग फिर देखे थे मिक्सचर ऑफ एसिड्स या मिक्सचर ऑफ बेसिस अगर प्रेजेंट हो सॉल्यूशन में तो हम लोग क्या करेंगे। ये टोटल 4 केस हम लोग देख चुके हैं पीएच कैलकुलेशन के, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट केस पे। हमारा नेक्स्ट केस है कि अगर सॉल्यूशन में कोई सॉल्ट प्रेजेंट हो तो उसके लिए पीएच कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। लिखते हैं वहाँ पे, लिखिए केस 5। केस 5, solution containing a complete salt. Solution containing a complete salt. ब्रैकेट में लिखिएगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। चलिए पहले तो ये समझते हैं कि सॉल्ट होता क्या है। सॉल्ट हम लोग किसको बोलते हैं, तो जो एसिड और बेस के रिएक्शन से बने, जैसे HCl प्लस NaOH, इसके रिएक्शन से क्या बनेगा, तो NaCl बनेगा और वाटर बनेगा। तो ये जो कंपाउंड बना है इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट, ठीक है। या अगर H2SO4 का रिएक्शन NaOH से कराते तो बनता Na2SO4, ये भी एक सॉल्ट हुआ। या NaNO3, ये भी एक सॉल्ट हुआ। या CH3COH का रिएक्शन NaOH से करा दिया जाए तो CH3CONa बनेगा। या HCN का रिएक्शन NaOH से करा दिया जाए तो NaCN बनेगा। या फिर NH4OH का रिएक्शन HCl से करा दिया जाए तो NH4Cl बनेगा। या NH4OH का रिएक्शन H2SO4 से करा दिया जाए तो NH4 बनेगा। इस तरह के कंपाउंड्स बनेंगे। अच्छा भाई H3PO4 है, इसका रिएक्शन अगर NaOH से कराएं तो इसमें 3 एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं जो निकल सकते हैं। इसके पास 3 H+ है देने के लिए, ठीक है। तो इन दोनों के रिएक्शन से हम लोग Na3PO4 बना सकते हैं, Na3PO4। लेकिन इन्हीं दोनों के रिएक्शन से हम लोग यहाँ पे तीनों H+ ना निकाल के सिर्फ 2 निकालें, एक H छोड़ दिया जाए, एक H अगर छोड़ देते हैं हम लोग तो Na2HPO4 बन सकता है। या एक ही H+ अगर निकालें, 2 छोड़ दें तो NaH2PO4 बन सकता है। तो ये तीनों कंपाउंड सॉल्ट है। ये जो 3 कंपाउंड आपको दिख रहे हैं तीनों कंपाउंड सॉल्ट है, ठीक है। अब हम लोग सॉल्ट को बोलते हैं कि 2 कैटेगरी के सॉल्ट होते हैं। एक बोला जाता है कंप्लीट सॉल्ट और एक बोला जाता है इनकम्प्लीट सॉल्ट। कंप्लीट सॉल्ट एंड इनकम्प्लीट सॉल्ट, ये सारे सॉल्ट जो पहले लिखे गए थे ये सारे सॉल्ट क्या है, कंप्लीट सॉल्ट है। या ये वाला सॉल्ट भी क्या है, तो कंप्लीट सॉल्ट है। बट ये दोनों जो आप देख रहे हैं ये दोनों क्या है, इनकम्प्लीट सॉल्ट है। उन दोनों के अलावा बाकी जितने भी सॉल्ट आपको यहाँ दिख रहे हैं बाकी सारे सॉल्ट कैसे हैं, तो कंप्लीट सॉल्ट। बट पर्टिकुलर ये दोनों सॉल्ट यहाँ पे इनकम्प्लीट सॉल्ट है। अब ये किस बेसिस पे हम लोग कंप्लीट और इनकम्प्लीट बोल रहे हैं, तो कंप्लीट सॉल्ट बोलने का मतलब ये होता है कि जो एसिड और बेस दोनों के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बने। अच्छा, एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इसको नाम दिया जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ऐसे कंपाउंड्स जो एसिड और बेस के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं उनको बोला जाता है कंप्लीट सॉल्ट। अब इस वर्ड का मतलब क्या, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है कि एसिड में जितना एसिडिक हाइड्रोजन है वो सारा निकल जाए और बेस में जितना OH ग्रुप है वो सारा निकल जाए। तो
तो ऐसे में जो बनने वाला सॉल्ट है उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट सॉल्ट। जैसे HCl में एक एसिडिक हाइड्रोजन है वो निकल गया और इसमें एक OH ग्रुप है वो निकल गया, तब बना NaCl, तो इसको बोला गया कंप्लीट सॉल्ट। या H2SO4 में 2 H+ था, दोनों निकल गया, और NaOH में एक OH- था वो निकल गया, तब बना Na2SO4, तो ये कंप्लीट सॉल्ट। बट वही अगर देखा जाए इस सॉल्ट की अगर बात करें, Na2HPO4 की अगर बात करें, तो इसमें 3 एसिडिक हाइड्रोजन थे, 3 में से 2 निकले हैं, एक एसिडिक हाइड्रोजन अभी भी बचा है, ये अभी भी H+ के फॉर्म में निकल सकता है। तो ये है तो सॉल्ट, बट ये एसिड के इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बना है, एसिड का इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, ठीक है। जितने एसिडिक हाइड्रोजन थे वो सारे नहीं निकले। NaOH में जितना OH था वो तो निकल गया है, बट एसिड में जितना H+ था वो सारा नहीं निकला है, तो यहाँ पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, तो इसको बोला जाता है इनकम्प्लीट सॉल्ट। तो कंप्लीट सॉल्ट और इनकम्प्लीट सॉल्ट में डिफरेंस समझ में आ रहा है। कंप्लीट सॉल्ट जो बनेंगे वो एसिड और बेस के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनेंगे, और इनकम्प्लीट सॉल्ट या तो एसिड या फिर बेस के इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं, जैसे कि ये दोनों है, ठीक है। अच्छा, इनकम्प्लीट सॉल्ट में भी 2 तरह के सॉल्ट हम लोग बोलते हैं, एक बोला जाता है एसिडिक सॉल्ट और एक बोला जाता है बेसिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट का मतलब है जो एसिड के इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनेगा। एसिडिक सॉल्ट का मतलब क्या, जो एसिड के इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनेगा, उसको हम लोग नाम देंगे एसिडिक सॉल्ट। जैसे कि ये एसिड के इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बना, तो ये एसिडिक सॉल्ट हुआ, या फिर ये भी कैसा है, एसिडिक सॉल्ट। इसी तरह अगर कोई सॉल्ट बेस के इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनता है तो उसको नाम दिया जाता है बेसिक सॉल्ट। समझ आ रही है बातें? जो एसिड के इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट, जो बेस के इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनेगा वो बेसिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि उसका सॉल्यूशन एसिडिक होगा, नहीं, उसका सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा वैल्यूज पे। एसिडिक सॉल्ट बोलने का मतलब क्या है, जो एसिड के इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बना है। समझ रहे हैं बात? तो ब्रॉडली सॉल्ट 2 तरह के, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट सॉल्ट, और इनकम्प्लीट सॉल्ट 2 तरह के, एक एसिडिक सॉल्ट और एक बेसिक सॉल्ट। तो हम लोग को यहाँ पे जो बात करनी है वो किस तरह के सॉल्ट की बात करनी है, तो कंप्लीट सॉल्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, जो एसिड या बेस के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनेंगे। जैसे ये सारे सॉल्ट, ठीक है। अब इनमें भी 4 तरीके के सॉल्ट हो सकते हैं। कंप्लीट सॉल्ट जिनकी हम लोग को बात करनी है उनमें भी 4 तरीके के सॉल्ट हो सकते हैं। 4 तरीके के सॉल्ट क्या हो सकते हैं, जैसे कि पहला ये सॉल्ट है NaCl। ये किस एसिड के रिएक्शन से बना है, तो HCl, और किस बेस के रिएक्शन से बना है, तो NaOH। इस सॉल्ट को देख के हम पता लगा सकते हैं ये एसिड वाले पार्ट से आया है, ये बेस वाले पार्ट से आया है, ये किस एसिड से आया है, तो HCl से, और ये किस बेस से आया है, तो NaOH से। HCl कैसा एसिड है, तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NaOH कैसा बेस है, तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इस सॉल्ट को बोला जाएगा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये सॉल्ट ये कहाँ से बना है, तो एसिड कौन सा रहा होगा, तो H2SO4 रहा होगा, और बेस कौन सा है, तो NaOH। तो एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। NaNO3 ये किस एसिड से बना है, तो HNO3 एसिड रहा होगा, और NaOH बेस रहा होगा। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये भी सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। CH3CONA, तो ये एसिड से आया है, CH3CO-, किस एसिड से आया है, तो एसिटिक एसिड है ना, CH3COH, तो वो एक वीक एसिड होता है, और NaOH से ही आया, NaOH कैसा बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। NaCN ये किस एसिड से बना है, तो HCN से बना होगा, एक HCN एक वीक एसिड है, HCN एक वीक एसिड है, और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो ये सॉल्ट हुआ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। NH4Cl
इसमें एसिड वाला पार्ट कौन सा है, तो Cl माइनस, HCl से आया होगा। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड और NH4OH से NH4OH बेस रहा होगा, तो वो एक वीक बेस। तो ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ये सॉल्ट कहाँ से आया, तो H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड और NH4OH एक वीक बेस। ठीक है। अगर इस सॉल्ट की बात कर ले, NH4CN ये किस एसिड से है, HCN एक वीक एसिड और NH4OH एक वीक बेस। तो ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है। तो हमारे पास 4 तरह के सॉल्ट हो गए। कौन कौन से 4 तरह के सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ये 4 तरह के सॉल्ट हमारे पास हो गए। ठीक है। तो अगर आपके सामने किसी सॉल्ट का सॉल्यूशन आता है तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो सॉल्ट इन चारों में से किस तरीके का है। वो जो सॉल्ट लिया गया है वो इन चारों में से किस तरीके का सॉल्ट है, क्योंकि इन चारों के लिए पीएच कैलकुलेट करने का अलग तरीका होता है। अलग अलग मेथड से हम लोग इन चारों तरीके के सॉल्ट के लिए पीएच कैलकुलेट करते हैं। तो जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि सॉल्ट है किस तरीके का, तब तक हम लोग उसका पीएच कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक बार आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे और उस तरीके के सॉल्ट के पीएच को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अगर याद होगा तो फिर हम लोग पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो एक एक करके हम लोग अब देखते हैं कि किस केस में कैसे किया जाएगा पीएच कैलकुलेट। ठीक है। उसको देखने से पहले एक चीज हम लोग ये देखते हैं, उसको देखने से पहले एक चीज़ ये देखा जाए कि होता क्या है। जैसे सपोज करिए आपने एक सॉल्ट लिया NaCl, आपने एक सॉल्ट लिया NaCl और उसको वाटर में ऐड कर दिया, वाटर में ऐड करके बना दिया उसका एक्वस सॉल्यूशन। तो सॉल्ट्स जितने भी होते हैं, जिस भी तरीके का सॉल्ट आप ले लीजिए, वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। ठीक है। जिस भी तरीके का सॉल्ट आप ले लें वो हमारे लिए किस तरह का काम करेंगे, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, अनलेस कि वहाँ पे कुछ बोला नहीं गया है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा। किसमें किसमें, तो Na+ एक्वस और Cl- एक्वस में कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 आयन है, एक एनायन है और एक कैटायन है। ठीक है। हो सकता है कि इनमें से, इन आयन्स में से कोई वाटर से रिएक्ट कर ले, इनमें से कोई वाटर से रिएक्ट कर ले। मतलब जैसे हो सकता है कि Na+ आयन वाटर से रिएक्ट कर ले, और अगर ये रिएक्शन हुआ तो Na+ वाटर से क्या लेना चाहेगा, H+ लेना चाहेगा या OH- लेना चाहेगा। तो ये OH- लेना चाहेगा, ये क्या बनाना चाहेगा, तो NaOH, और साथ में अगर इससे OH- निकल गया तो बचा क्या, तो H+। तो हो सकता है ये रिएक्शन हो जाए, या हो सकता है कि Cl- आयन वाटर से रिएक्ट कर ले, और Cl- आयन वाटर से अगर रिएक्ट करेगा तो ये वाटर से H+ लेना चाहेगा, ये HCl बनाएगा और साथ में बनेगा OH-। ठीक है। हो सकता है ऐसी रिएक्शन हो जाए। अच्छा, NaCl ना लेके अगर
NaCN लिए होते तो NaCN जब कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा तो इससे हमें Na प्लस एक्वस और Cn माइनस एक्वस मिलेगा। Na प्लस का अगर वाटर से रिएक्शन होगा तो यही रिएक्शन होगा। हाँ, Cn माइनस का अगर वाटर से रिएक्शन होगा तो Cn माइनस वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, तो HCN बनाएगा, या वाटर से H प्लस लेगा और साथ में प्रोड्यूस होगा OH माइनस। ठीक है, तो इनमें से रिएक्शंस हो सकते हैं या हो सकता है रिएक्शन ना हो। अब हमारा काम ये होता है कि हम डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, ये हम डिसाइड करते हैं। ये हमारा काम है डिसाइड करना कि कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। अब ये डिसाइड कैसे होता है, तो इसको डिसाइड करने के लिए एक सिंपल सा चीज़ याद रखना है, एकदम सिंपल सी चीज़। क्या, इस आयन को देखिए कि ये कहाँ से आ रहा है, Na प्लस कहाँ से आ रहा है। Na प्लस कहाँ से आ रहा है, तो उसके लिए इसको मत देखिएगा, NaCl को मत देखिएगा। Na प्लस किसी एसिड से या किसी बेस से आया होगा, उस एसिड या बेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। प्राइमरली ये किसी एसिड या किसी बेस का पार्ट रहा होगा, उस एसिड बेस के रिएक्शन से सॉल्ट बना है। ये कहाँ से आया होगा, तो NaOH से आया होगा, है ना, समझ रहे नहीं। ये Na प्लस कहाँ से आया होगा, तो NaOH से आया होगा। ये कहाँ से आया होगा, तो ये HCl से आया होगा। ये कहाँ से आया होगा, तो ये HCN से आया होगा, है ना, समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो प्राइमरली ये किस एसिड से या किस बेस से आ रहा है, ये आइडेंटिफाई करिए। अब देखिए कि ये अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है, अगर ये आयन एक स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर एक स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है, तो इसका वाटर से रिएक्शन नहीं होगा। अगर ये आयन एक स्ट्रॉन्ग एसिड या एक स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है तो इसका वाटर से रिएक्शन नहीं होगा। वाटर से रिएक्शन, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। किसी सब्सटेंस का आप वाटर से रिएक्शन करा देते हैं तो उस प्रोसेस को, उस रिएक्शन को बुलाया जाता है हाइड्रोलिसिस। तो कोई आयन अगर किसी स्ट्रॉन्ग एसिड या किसी स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है तो उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। हाँ, कोई आयन अगर किसी वीक एसिड या किसी वीक बेस से आ रहा है तो उसका हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब वो वाटर से रिएक्ट करेगा। जैसे Na प्लस NaOH से आ रहा है तो NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। या Cl माइनस HCl से आ रहा है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, मतलब ये वाली रिएक्शन भी नहीं होगी। Cn माइनस कहाँ से आ रहा है, तो HCN से आ रहा है। HCN एक वीक एसिड है तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब ये वाली रिएक्शन होगी। समझ में आ रही है बात। तो हम लोग अब ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस आयन का हाइड्रोलिसिस होगा, किस आयन का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। और अगर हम लोग ऐसा कर सकते हैं तो अब हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर हाइड्रोलिसिस हुआ तो कौन सा आयन बनेगा, कौन सा आयन नहीं बनेगा। अगर सॉल्यूशन में H प्लस आयन प्रोड्यूस हो रहा है हाइड्रोलिसिस के वजह से तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। आपने प्योर वाटर लिया था और उसमें कोई सॉल्ट मिलाया, सॉल्ट से जो आयन मिले उनमें से किसी का अगर हाइड्रोलिसिस हुआ तो या तो H प्लस प्रोड्यूस होगा या फिर OH माइनस। पहले प्योर वाटर था तो उसमें H प्लस OH माइनस बराबर थे, फिर हाइड्रोलिसिस हुआ अगर तो या तो H प्लस प्रोड्यूस हुआ तो सॉल्यूशन एसिडिक हो गया, अगर OH माइनस प्रोड्यूस हुआ तो सॉल्यूशन बेसिक हो गया, अगर कोई प्रोड्यूस नहीं हुआ तो सॉल्यूशन जैसा था पहले न्यूट्रल, बाद में भी वही रह जाएगा। समझ आ रही बात। तो हम लोग 4 कैटेगरी के सॉल्ट देखे। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किसका हाइड्रोलिसिस होगा, उससे क्या बनेगा, सॉल्यूशन कैसा होगा। जैसे NaCl को अगर आप ले रहे हैं तो इसके डिसोसिएशन से हमें आयंस कौन कौन से मिलेंगे, तो एक Na प्लस आयन मिलेगा और एक Cl माइनस आयन मिलेगा।
NaCl के हाइड्रोलिसिस, NaCl के डिसोसिएशन से हमें Na प्लस आयन मिलेगा और Cl माइनस आयन मिलेगा। तो क्या Na प्लस आयन का हाइड्रोलिसिस होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो कहाँ से आ रहा है? NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस से। क्या Cl माइनस का हाइड्रोलिसिस होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो कहाँ से आ रहा है? HCl से एक स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो ना तो Na प्लस का हाइड्रोलिसिस हुआ, ना ही Cl माइनस का। तो सॉल्यूशन में ना तो H प्लस प्रोड्यूस हुआ, ना ही OH माइनस, मतलब पहले जैसा था वैसा ही रह जाएगा। पहले वाटर कैसा होता है? तो न्यूट्रल होता है, तो अभी भी क्या रह जाएगा? न्यूट्रल। मतलब इस तरह के सॉल्ट का सॉल्यूशन कैसा होगा? तो न्यूट्रल होगा। ठीक है, अब बात आती है इसकी। इसमें हमें CH3CO माइनस आयन मिलेगा और Na प्लस आयन मिलेगा। Na प्लस आयन का हाइड्रोलिसिस होगा क्या? नहीं होगा। अभी देखें, CH3CO माइनस आयन का हाइड्रोलिसिस होगा? तो होगा। ये कहाँ से आ रहा है? एक वीक एसिड से, CH3COH से, है ना। CH3COH एक वीक एसिड है, तो उससे आ रहा है। तो इसके हाइड्रोलिसिस से वाटर में कौन सी चीज़ प्रोड्यूस होगी? तो इसके हाइड्रोलिसिस से CH3COH प्रोड्यूस होगा और साथ में OH माइनस प्रोड्यूस होगा। और अगर वाटर में OH माइनस प्रोड्यूस हो गया तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? तो बेसिक हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? तो बेसिक। इसका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? तो बेसिक। ठीक है, वही अगर इसकी बात करें तो इससे NH4 प्लस और Cl माइनस मिलेगा। क्या NH4 प्लस का हाइड्रोलिसिस होगा? तो ये कहाँ से आ रहा है? तो NH4OH से आ रहा है, एक वीक बेस होता है, तो होगा, इसका हाइड्रोलिसिस होगा। क्या Cl माइनस का हाइड्रोलिसिस होगा? नहीं होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से आ रहा है, तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। सिर्फ किसका हाइड्रोलिसिस होगा? NH4 प्लस का। और NH4 प्लस के हाइड्रोलिसिस से वाटर में क्या क्या चीज़ें बनेंगी? तो NH4OH बनेगा और साथ में H प्लस बनेगा। NH4OH बनेगा और साथ में H प्लस। तो अगर वाटर में H प्लस प्रोड्यूस हो जा रहा है तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। मतलब इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? तो एसिडिक। अब रही बात इसकी, तो इससे हमें NH4 प्लस मिलेगा और Cl माइनस मिलेगा। क्या NH4 प्लस का हाइड्रोलिसिस होगा? तो अभी देखें, हाँ होगा, एक वीक बेस NH4OH से आ रहा है। क्या Cn माइनस आयन का हाइड्रोलिसिस होगा? तो हाँ होगा। ये किससे आ रहा है? तो वीक एसिड HCN से आ रहा है। इसके हाइड्रोलिसिस से H प्लस आयन प्रोड्यूस होगा और इसके हाइड्रोलिसिस से OH माइनस आयन प्रोड्यूस होगा। तो अब सॉल्यूशन में दोनों चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है, H प्लस भी प्रोड्यूस हो रहा है और OH माइनस भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? तो न्यूट्रल। नहीं, न्यूट्रल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बात यह है कि इसके हाइड्रोलिसिस से H प्लस प्रोड्यूस हो रहा है और इसके हाइड्रोलिसिस से OH माइनस। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस हो, कोई एक चीज़ कम प्रोड्यूस हो। अगर H प्लस ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। अगर OH माइनस ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। हाँ, अगर दोनों इक्वल प्रोड्यूस हो गए तो सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेगा। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। और ये चीज़ हम लोग डायरेक्टली सॉल्ट को देख के नहीं बता सकते। हाँ, इन तीन केस में हम श्योर बता सकते हैं कि इनका सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा या बेसिक होगा या एसिडिक होगा, ये श्योर बताया जा सकता है। बट इस केस में हम लोग श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते। इस केस में ये बताने के लिए कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है इसकी हम लोग आगे चल के बात करेंगे, बट हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं, तभी हम लोग ये बता पाएंगे कि इस तरह के सॉल्ट का सॉल्यूशन कैसा होगा। हाँ, बट इन तीनों के बारे में हम लोग श्योर बता सकते हैं। और अगर याद रखना है तो याद रखने के लिए एक सिंपल सी चीज़ ऐसी हम लोग देख सकते हैं कि सॉल्ट में जो पार्ट स्ट्रॉन्गर है सॉल्यूशन वैसा। अगर एसिड वाला पार्ट स्ट्रॉन्गर है तो सॉल्यूशन एसिडिक, अगर बेस वाला पार्ट स्ट्रॉन्गर है तो सॉल्यूशन बेसिक, अगर दोनों ही स्ट्रॉन्गर है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल। हाँ, अगर दोनों ही वीक हैं तो फिर क्या करना है आगे चल के बात करेंगे इसकी। इसमें दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल। इसमें कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्गर है, एसिड वाला पार्ट या बेस वाला पार्ट? ये एसिड के पार्ट से आ रहा है, ये बेस के पार्ट से आ रहा है, तो कौन सा स्ट्रॉन्गर से आ रहा है? तो बेस वाला पार्ट स्ट्रॉन्गर है तो सॉल्यूशन बेसिक। इसमें ये बेस वाला पार्ट है और ये एसिड वाला पार्ट है, ये बेस NH4OH से आ रहा है, ये एसिड HCl से आ रहा है, तो ये बेस वाला पार्ट, ये एसिड वाला पार्ट। तो एसिड वाला पार्ट स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से आ रहा है, ये तो वीक बेस से आ रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड वाला मतलब एसिड वाला पार्ट यहाँ स्ट्रॉन्गर है तो सॉल्यूशन एसिडिक। सॉल्ट में जो पार्ट स्ट्रॉन्गर है सॉल्यूशन वैसा। इस टर्म्स में हम लोग याद कर सकते हैं। हर बार आपको देखना नहीं पड़ेगा कि किसका हाइड्रोलिसिस होगा किसका नहीं।
सॉल्ट में जो स्ट्रॉन्गर पार्ट है सॉल्यूशन वैसा, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हम लोग नोट करेंगे एक एक करके, अभी कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब लिखाता हूँ, ठीक है। तो अब एक एक करके देखा जाए कि किस केस में कैसे पीएच निकालते हैं। इसमें तो अब कुछ बचा ही नहीं निकालने के लिए, इसका सॉल्यूशन तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल मतलब पीएच 7 हो जाएगा, है ना। लिख लेते हैं एक बार, अलग अलग केस जब लिखना है तो एक एक करके लिख ही लेते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स भी और देख लेते हैं इस तरह के सॉल्ट्स के। केस 5 में पहला केस लिखना है, केस ए, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे एग्जाम्पल, NaCl तो है ही, Na2SO4 हो जाएगा, या NaNO3 हो जाएगा, ये HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है, या फिर NaClO4 हो जाएगा। नहीं, NaClO4 किस एसिड से बना है, तो HClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, या फिर NaClO3 हो जाएगा, NaClO2 भी लिख सकते हैं, NaClO भी लिख सकते हैं, या NaBr भी लिखा जा सकता है। ये किस एसिड से बन रहा है, तो HBr एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, या Na हो सकता है। और इन सब में हमने बेस कौन सा लिया है, तो NaOH लिया है। आप चाहें तो हर जगह Na+ की जगह K+ लगा सकते हैं, जैसे KCl, KNO3, है ना, इस तरीके से K2SO4, KClO4, Ki, KBr, इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं NaCl का। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन होगा, इसका कुछ कंसंट्रेशन होगा क्या, अगर आपने NaCl लिया है तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा Na+ एक्वस में और Cl- एक्वस में। इसका कंसंट्रेशन अगर C था, तो जब कंप्लीटली डिसोसिएट कर गया तो इसका भी कंसंट्रेशन C और इसका भी कंसंट्रेशन C, ठीक है। चलिए, पहले इतना लिखिए, फिर मैं कुछ चीज़ें और नोट कराता हूँ। नोट कर लिया, यहाँ तक नोट कर लिया सब लोग। चलिए लिखिए वहाँ पे, हाइड्रोलिसिस ऑफ बोथ anion and cation will not take place. Hydrolysis of both anion and cation will not take place. Both H plus and OH minus ions both H plus and OH minus ions will not be produced
will not be produced in the solution. Solution will remain neutral. Solution will remain neutral. pH is equal to 7 at 25 degrees centigrade. pH is equal to 7 at 25 degrees centigrade. लिख लिया। क्या इस तरह के सॉल्यूशन का pH हमेशा 7 रहेगा? तो ये किस टेम्परेचर पे है? तो 25। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए तो इस तरह के सॉल्ट का सॉल्यूशन का pH क्या होगा? टेम्परेचर अगर मान लीजिए 25 से बढ़ा दिए तब तो लेस देन 7 हो जाएगा। नहीं, वो वाटर वाली चीज़, टेम्परेचर बढ़ाएंगे KW बढ़ेगा तो न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट होगा। नहीं, याद है ना? तो अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो pH 7 से कम हो जाएगा। ठीक है, क्या? चलिए अब हम लोग सेकेंड केस पे आते हैं। लिखते हैं केस बी। लिखिए केस बी, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे एग्जाम्पल अगर लिखा जाए CH3CONA, ये एक वीक एसिड है CH3COH और एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, या HCONA, एक वीक एसिड HCOH और एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, या फिर NaCN, वीक एसिड से आया है, या फिर और अगर लिखा जाए C6H5COONA, C6H5COH, बेंजोइक एसिड से बन रहा है ना, C6H5COH और NaOH इन दोनों से मिलकर बना है। ठीक है, या फिर NaF, ये किस एसिड से बना है? तो HF एक वीक एसिड होता है NaF। ठीक है, या जहाँ पे हमने सोडियम लगाया है उसके जगह पे आप पोटेशियम लगा सकते हैं। KOH स्ट्रॉन्ग बेस लेके सब में पोटेशियम लगा के सॉल्ट बना दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके के एसिड्स, इस तरीके के एसिड्स का इस तरीके के सॉल्ट्स अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं तो उनके लिए हम लोग क्या चीज़ अप्लाई करेंगे ये हम लोग को देखना है। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3CONA का। इसके एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग देख लेते हैं, उसी के हेल्प से हम लोग चीज़ें डिराइव कर लेंगे। इसका एक्वस सॉल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन C दिया है हमें, इस सॉल्ट का कंसंट्रेशन C है, और जिस वीक एसिड से बना है, किस वीक एसिड से बना है? तो CH3COH, तो उसका कुछ K होगा। तो CH3COH का K हमें दिया गया, मान लेते हैं K के बराबर। ये दो चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी गई हैं। क्या क्या? इस सॉल्ट का कंसंट्रेशन और जिस वीक एसिड से बना है उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट मान लेते हैं ऐसा। ये दो चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी गई हैं। ठीक है, होगा क्या अगर आप इस सॉल्ट का सॉल्यूशन ले रहे हैं, CH3CONA का एक्वा सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो पहले ये सॉल्ट है, तो सॉल्ट जितने भी होते हैं हमारे लिए क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा किसमें किसमें? तो CH3CO- आयन में और Na+ आयन में। और इसका कंसंट्रेशन हमने C लिया था तो इसका भी कंसंट्रेशन C हो जाएगा और इसका भी कंसंट्रेशन C हो जाएगा। ठीक है, बात आती है कि हाइड्रोलिसिस किसका होगा। तो हाइड्रोलिसिस किसका होगा? तो CH3COO- आयन का हाइड्रोलिसिस होगा। इसके हाइड्रोलिसिस से क्या प्रोड्यूस होगा? तो CH3COH और साथ में OH- आयन प्रोड्यूस होगा। OH- आयन प्रोड्यूस होगा तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? तो बेसिक हो जाएगा। ये चीज़ हम लोग पहले भी देख चुके हैं। हाँ, ये कि एनायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है या कैटायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो एनायन का हो रहा है, तो इसको हम लोग एनायनिक हाइड्रोलिसिस भी बोल देते हैं।
इसको क्या बोल दिया जाता है? एनायनिक हाइड्रोलिसिस। जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है वैसा। अगर कैटायन का होता तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, अगर एनायन का हो रहा है तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे कौन सा केस है? तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस का केस है। ठीक है, चलिए पहले इतना नोट करिए, एक लाइन लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की चीज़ें नोट करेंगे। पहले इतना नोट करिए वहाँ पे। नोट कर लिया? चलिए लिखते हैं वहाँ पे, हाइड्रोलिसिस ऑफ anion will take place. Hydrolysis of anion will take place. ब्रैकेट में लिखिएगा एनायनिक हाइड्रोलिसिस। एनायनिक हाइड्रोलिसिस। आगे इसमें लिखिए OH माइनस आयंस, OH माइनस आयंस OH minus ions will be produced in the solution. OH minus ions will be produced in the solution. Solution will become basic. Solution will become basic. लिखा? चलिए अब होगा क्या? हाइड्रोलिसिस होगा किसका? CH3CO माइनस आयन का हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर से रिएक्शन। इसका वाटर से रिएक्शन होगा तो दो चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, क्या क्या? तो CH3COH प्रोड्यूस होगा और साथ में OH माइनस प्रोड्यूस होगा। CH3COH और साथ में OH माइनस। ठीक है, इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको हम लोग KH से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोला जाता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। है वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही, बट उसको रिप्रेजेंट अब हम लोग किससे कर दे रहे हैं? तो KH से, और इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ठीक है, T इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन C है। जब ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, T इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन C है ना, एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन C है। जब ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? C1 माइनस अल्फा। तो अब यहाँ पे अल्फा ना यूज करके अल्फा की जगह हम लोग यूज कर लेते हैं H। है वही चीज बट उसको H नाम दे दिया जाता है। इसको हम यहाँ पे हम लोग इसको बोल देते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। H को यहाँ क्या बोल दिया जाता है? तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। KH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, और H को बोलते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो अगर इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H है तो इसका जो बचा हुआ कंसंट्रेशन है वो है C1 माइनस H। रिएक्ट ये कितना किया है? तो CH नहीं, C माइनस CH हुआ है ना, तो रिएक्ट कितना किया है? CH। तो ये कितना बनेगा? तो CH बनेगा, और ये कितना बनेगा? तो CH बनेगा। ठीक है, KH का अगर एक्सप्रेशन लिखा जाए तो ये क्या लिखा जाएगा? तो कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH, इसका कंसंट्रेशन आएगा इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और अपॉन में आएगा कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस। ऐसा आएगा। एक काम करते हैं, CH3COH इंटू OH माइनस अपॉन में है कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस। इसमें ऊपर नीचे खुद से H प्लस मल्टीप्लाई कर देते हैं। H प्लस कंसंट्रेशन ऊपर नीचे खुद से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे तो कोई इशू होना नहीं चाहिए। इससे फायदा क्या होता है? H प्लस कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? KW। H प्लस इंटू OH माइनस यही होता है ना KW। तो ये वाला टर्म किसके बराबर हो गया? KW के बराबर। ठीक है, अच्छा इसके लिए Ka CH3COH का जो Ka है इसका एक्सप्रेशन क्या होगा?
CH3CH डिसोसिएट करता है तो क्या क्या बनाता है, तो CH3CO माइनस प्लस H प्लस। तो इसके K का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, इसी रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसी को K बोलते हैं ना। तो K का एक्सप्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस आयन, देखिएगा कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH, इसके अपॉन में मतलब यहां, तो ये जो टर्म आपको दिख रहा है CH3CO माइनस इंटू H प्लस इंटू CH3COH, ये क्या हो गया, इसको अपॉन में ले आइए तो ये K के बराबर हो जाएगा, और ये तो टर्म KW हो गई। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, तो KW अपॉन Ka के बराबर। नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, KH की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो KW अपॉन K। सबसे पहला क्वेश्चन यही यहाँ पे बनता है कि KH की वैल्यू बताइए, तो ये किसके बराबर हो गया, तो KW अपॉन K। ठीक है, समझ आया ये। चलिए इतना नोट करिए, उसके बाद आगे का डेरिवेशन करते हैं हम लोग। KH को क्या बोलते हैं और H को क्या बोलते हैं, ये लिख लीजिएगा। इतना लिखने के बाद KH क्या है और H क्या है ये लिख लीजिएगा। KH को बोला जाता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और H को बोलते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। लिख लिया इतना, चलिए अब KH को हम लोग C और H के टर्म्स में लिखते हैं, तो KH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसका कंसंट्रेशन है CH इंटू इसका कंसंट्रेशन भी है CH अपॉन में आ जाएगा इसका कंसंट्रेशन C1 माइनस H। तो एक C कैंसिल हो जाएगा, एक C बचेगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से KH इज इक्वल टू हो जाएगा CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H, ऐसा हो जाएगा। अब यहां से बनते हैं दो केस। यहां से बनेंगे अब दो केस। पहला केस H नेग्लिजिबल है, H की वैल्यू 1 से बहुत कम है, ठीक है। और अगर ऐसा है तो H को हम लोग 1 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर देंगे, और अगर नेग्लेक्ट कर दिए तो KH इज इक्वल टू हो जाएगा CH स्क्वायर। और अगर KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर हो गया तो C को अगर इधर ले आए तो H स्क्वायर की वैल्यू KH बाई C, तो H की वैल्यू किसके बराबर, तो अंडर रूट ऑफ KH अपॉन C। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कैलकुलेट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ KH अपॉन C। हालांकि हमें क्वेश्चन में KH नहीं दिया गया है, क्वेश्चन में C दिया गया है। KH क्या हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। KH की वैल्यू किसके बराबर, तो KW अपॉन K। KW तो हमें पता ही है, क्वेश्चन में K दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ से निकाला जा सकता है ना, समझ आ रही बातें। तो H आ जाता है अंडर रूट KH बाई C से। अगर याद हो वीक एसिड में हम लोग K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा लिखे थे ना, तो वैसा ही कुछ ये भी है, K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फा। बस K की जगह यहाँ क्या आ गया KH और अल्फा की जगह वहाँ क्या आ गया H, वैसा ही है, ठीक है ना। खैर H आ गया। अब अगर H आ गया है तो हम लोग OH माइनस का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, किसके बराबर दिख रहा है CH। मतलब H आ गया है तो इसमें C मल्टीप्लाई कर देना है, C मल्टीप्लाई कर देंगे तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू CH।
CH के बराबर है, तो इसमें C मल्टीप्लाई करेंगे, C यहाँ मल्टीप्लाई होगा, अंदर जाएगा तो एक C स्क्वायर में बदलेगा, एक C कैंसिल हो जाएगा, एक C बचेगा, मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ KH इंटू C। ठीक है, मतलब OH माइनस किसके बराबर हो जाएगा, KH की वैल्यू रख देते हैं। KH की वैल्यू क्या है, KW अपॉन KA इंटू C। तो ये किसका कंसंट्रेशन हो गया, OH माइनस का। अच्छा, OH माइनस का कंसंट्रेशन आ गया तो H प्लस क्या होता है, तो KW अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ऐसा लिख सकते हैं ना। H प्लस कंसंट्रेशन को किसके बराबर लिखा जा सकता है, तो KW अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। OH माइनस कंसंट्रेशन हम लोग निकाल चुके हैं, रखा जाए उसका एक्सप्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस किसके बराबर हो जाएगा, तो KW अपॉन अंडर रूट ऑफ OH माइनस किसके बराबर है, तो KW अपॉन KA इंटू C। ठीक है, तो अगर इसको भी स्क्वायर रूट में ले लिया जाए, इसको भी अगर स्क्वायर रूट में ले तो KW स्क्वायर हो जाएगा, KW स्क्वायर, तो एक KW कैंसिल हो जाएगा और ये K ऊपर चला जाएगा, मतलब H प्लस कंसंट्रेशन किसके बराबर बचेगा, तो ऊपर एक KW बचा है और K ऊपर चला गया है, अपॉन में क्या बचा है, C, और इस पूरे का स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2। तो H प्लस कंसंट्रेशन का अगर एक्सप्रेशन आ गया तो इसका निगेटिव लॉग लेके हम लोग pH निकाल सकते हैं। तो अगर इसका pH कैलकुलेट किया जाए, मतलब माइनस लॉग लेना है, तो इसका निगेटिव लॉग, अच्छा लॉग लेंगे तो उसकी क्वांटिटी का जो पावर होता है वो बाहर आ जाता है। अब माइनस लॉग ये बचा हुआ है ना, तो अगर इसको एक्सपैंड कर दें तो माइनस लॉग KW होगा और माइनस लॉग K होगा, और माइनस एक है ही, और यहाँ माइनस लॉग C आएगा, है ना, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस लॉग C। ठीक है, तो माइनस लॉग KW, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो PKW लिखा जाएगा। माइनस लॉग K को क्या लिखा जाएगा, तो PKA, तो माइनस इंक्लूडेड होगा तब PK होगा, है ना, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस PKA, और ये प्लस लॉग C। तो ये फॉर्मूला हो गया इस तरह के सॉल्यूशन का pH कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन KH की वैल्यू किसके बराबर, KW अपॉन K। दूसरा क्वेश्चन डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैलकुलेट करिए, अंडर रूट KH अपॉन C। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है OH माइनस कंसंट्रेशन निकालिए, तो अंडर रूट KH इंटू C हो जाएगा। और चौथा क्वेश्चन pH कैलकुलेट करिए, तो हाफ ऑफ PKW प्लस PK प्लस लॉग C। हाँ, ये सारे फॉर्मूले तब एप्लीकेबल हैं जब H की वैल्यू 1 से बहुत कम होती है तब। बट अगर H नेग्लिजिबल नहीं है, H इज नॉट नेग्लिजिबल, तो ऐसे केस में हमें फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करना होगा। KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। और अगर वहाँ वाला चीज़ याद हो, वीक एसिड वाला, K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो वहाँ पे हमने अल्फा की वैल्यू लिखी थी, तो वहाँ जो अल्फा था वहाँ यहाँ पे वो H हो जाएगा, वहाँ जो K था यहाँ KH हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आप खुद से भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, H की वैल्यू आ जाएगी माइनस KH प्लस अंडर रूट ऑफ KH स्क्वायर प्लस 4KH इंटू C अपॉन 2C, ये हो जाएगा H, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। या हम लोग यहाँ पे OH माइनस कंसंट्रेशन निकाल पा रहे हैं जो कि CH के बराबर है। OH माइनस कंसंट्रेशन लिखे थे ना, CH के बराबर है, मतलब इसमें C मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस KH प्लस अंडर रूट ऑफ KH स्क्वायर प्लस 4KH इंटू C अपॉन 2, ऐसा हो जाएगा। तो ये OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन हो गया, ये H हो गया। और अगर एक बार आप OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन निकाल ले रहे हैं तो KW में डिवाइड करके H प्लस का भी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, और H प्लस कंसंट्रेशन आ गया तो pH आ जाएगा। तो ये चीज़ें तब अप्लाई होंगी जब H नेग्लिजिबल नहीं है। अब बात ये कि पता कैसे चलेगा कि H नेग्लिजिबल है या फिर नहीं है, तो वो पता यहाँ से चलेगा, अंडर रूट KH अपॉन C।
चाहे h नेग्लिजिबल हो चाहे ना हो, इसको कैलकुलेट कर दीजिए। अगर यहाँ से नेग्लिजिबल आ गया तो अच्छी बात है, तब फिर ये सारी चीज़ें फॉलो हो जाएंगी। अगर नेग्लिजिबल नहीं आया तब फिर यहाँ पे आ जाइए, जैसा वीक एसिड में करते थे। समझ आ रही चीज़ें? तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। नोट कर लिया? चलिए, तो ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल हैं किसी ऐसे सॉल्ट के लिए जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ हो। ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए। फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। वहाँ पे बैठ के आप डिराइव नहीं कर रहे होंगे, डेरिवेशन लंबा है तो आप डिराइव नहीं कर रहे होंगे। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए डायरेक्ट, और ये डायरेक्ट फॉर्मूले ही अप्लाई होते हैं, ठीक है। इन पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग एक दो करेंगे, एक दो जो दो केस अभी और बचा है उनको डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक साथ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा। थैंक यू।